हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट शीट के सॉल्व प्रॉब्लम्स की सीरीज़ को हम देख रहे हैं। अब तक हमने कॉस्ट शीट के कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जिसमें हमने अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन और अलग अलग तरह के फॉर्मेट को भी स्टडी कर लिया था। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और कॉस्ट शीट के थ्योरेटिकल बेसिक कंसेप्ट जो हैं उनको भी हमने स्टडी कर लिया था। सारे जो प्रॉब्लम्स और थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के वीडियोस हैं उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट शीट का और एक प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें हम और एक नई एडजस्टमेंट देखेंगे, जिसके हम और नए कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम हम रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू कमोडिटी ए फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2020। Purchase of raw materials 1,32,000, direct wages 1,10,000, works on cost 44,000, carriage inward 1,584, stock on 1st January 2020, raw materials 22,000, finished products 1,600 tons 17,600, work in progress 5,280. स्टॉक ऑन 30 जून 2020 यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल्स 24,464, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 3,200 टन्स 35,200, वर्क इन प्रोग्रेस 17,600, फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस 8,800, सेल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 3,30,000. सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹75 पैसे पर टन सोल्ड. 25,600 tons of commodity were produced during the period. Prepare a statement showing cost of materials consumed, cost of output, cost of goods sold, total net profit for the period, the net profit per ton. अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक्स है, क्लोजिंग स्टॉक्स है, साथ ही साथ हमारे पास सारे जो हेड्स हैं उन हेड्स की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमें बताए गए हैं कि 75 पैसे है पर टन सोल्ड में। अब कितने टन सोल्ड किए गए हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में नहीं दी है, जिसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। साथ ही साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि 25,600 टन्स की जो कमोडिटी है वो कमोडिटी प्रोड्यूस की गई ड्यूरिंग द पीरियड में। अब हमें जो निकालना है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पर टन। यानी कि हमें कॉस्ट शीट तो निकालनी है, कॉस्ट शीट के सारे हेड्स को भी देना है, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट पर टन भी देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है प्रॉब्लम में, फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक है उसमें हमें क्वांटिटी भी दी हुई है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे कितने गुड्स हमने सोल्ड किए हैं उसको हम निकालेंगे। और साथ ही साथ पर टन की जो अमाउंट हमें देनी है नेट प्रॉफिट की, उसके लिए हमें एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि स्टेटमेंट हमारा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट को दिखाएगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे यूनिट पर बेस्ड होंगे और नेट प्रॉफिट जो है उसे भी हमें पर टन में देना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट जो है उसे पर टन में हमें दिखाने के लिए और उसके यूनिट में हमें कैलकुलेशन करने के लिए उसका एक स्टेटमेंट अलग से निकालना पड़ेगा। तो हम जो हमारा स्टेटमेंट पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे, वो कॉस्ट शीट हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही बनाएंगे और उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2020। अब कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उसमें जो हमारा फर्स्ट हेड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसी से हम शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रॉब्लम में हमें अमाउंट दी हुई है 22,000। उसमें हम ऐड कर देंगे परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो कि है 1,32,000 के। अब परचेसेस पर अगर कोई कैरेज वगैरह है तो इसे भी हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैरेज इनवर्ड्स 1,584 रुपीज़। तो इसी के साथ इन सबको ऐड करके हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,55,584 रुपीज़। इसमें से हम माइनस कर देंगे, जैसे कि हमारा फॉर्मेट हमें बताता है उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम हमारी कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो हम माइनस कर देंगे इसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है 24,464 का। तो इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,31,120 रुपीज़ की, जो कि है हमारी मटेरियल्स कंज्यूम्ड की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड की ये अमाउंट है हमारी 1,31,120 रुपीज़ की। अब ये अमाउंट हमारे पास है, उसमें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हमारे डायरेक्ट वेजेस को। तो हमारे डायरेक्ट वेजेस हम ऐड कर देंगे, जो कि है 1,10,000 के।
अब डायरेक्ट वेजेस हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट, जो कि है 2,41,120 रुपीज़ की। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं हमारे फैक्ट्री रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, जो कि प्रॉब्लम में हमें इन्फॉर्मेशन थी, फैक्ट्री सुपरविजन एक्सपेंसेस, जो कि है 8,800 के। उसी के साथ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी हमें दिया हुआ था, जो है 44,000 का। तो इन दोनों की टोटल करके हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, क्योंकि इसमें से हमें ओपनिंग वर्क एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करनी है। तो अमाउंट हो जाती है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स की 52,800 की। इसे हम ऐड कर देंगे हमारी प्राइम कॉस्ट में, जो कि अमाउंट हो जाएगी 2,93,920 रुपीज़ की। अब हम इसमें से हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे ऐड कर देंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसकी अमाउंट है 5,280। तो इसे ऐड करने के बाद अमाउंट आएगी हमारे पास 2,99,200। इसी में से माइनस कर देंगे हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो है 17,600 का। अब इसे माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमारे पास आता है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम में नहीं दी गई है, तो जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है वही हमारी ऑफिस कॉस्ट रहेगी, क्योंकि ऑफिस कॉस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑफिस कॉस्ट में कुछ भी कॉस्टिंग नहीं आया है, कुछ एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं। तो हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेंगे, और 2,81,600 का जो कैलकुलेशन हमने किया है उसे यहाँ पर फाइनल कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो सारे हेड्स हमने लिखे हैं वो हमारे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से लिखे हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है, जो सीक्वेंस जहाँ पर है वहीं पर उसे लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है उसे ही यूज़ किया है। फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए फॉर्मेट का जो मैंने वीडियो बनाया है कॉस्ट शीट का, उसे आप ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि हमें निकालना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हम हमारे सेलिंग या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को लाएंगे। साथ ही साथ हमारे फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के, उनको भी एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम में हमारे जो फिनिश्ड गुड्स दिए हुए हैं उनके क्वांटिटी हमें दी हुई है। तो क्वांटिटी के लिए हम एक अलग स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें हम क्वांटिटी को भी देखेंगे और अमाउंट को भी देख लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो होगा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। तो हम इस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, तो हमारा जो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड कर लेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम टन्स में भी लिखेंगे और अमाउंट्स में भी लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो प्रॉब्लम में हमें बताए गए थे 1,600 टन्स है, जिसकी अमाउंट जो थी वो थी 17,600 रुपीज़ की। तो इसे यहाँ पर हम लिख देंगे। साथ ही साथ हमारा जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो हमने हमारी कॉस्ट शीट में अभी अभी निकाला था वो लिख देंगे यहाँ पर। अब कॉस्ट ऑफ आउटपुट की जो अमाउंट थी वो अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ आउटपुट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में बताई गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताई गई थी कि यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो है 25,600 टन्स के ड्यूरिंग द पीरियड। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है हमारा वो है 25,600 टन्स का, और उसकी जो अमाउंट है जो अभी अभी हमने कॉस्ट शीट में कैलकुलेट करके रखी है वो है 2,81,600 की। तो ये हमारे फिनिश्ड गुड्स के साथ हम ले लेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल टन्स हमारे पास हो जाएंगे 27,200 एंड टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,99,200 की। अब इसमें से हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस कर देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि है 3,200 का, और अमाउंट थी 35,200 की। तो इसे माइनस करने के बाद हमारे पास जो हेड आएगा वो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है 24,000 टन्स में, एंड अमाउंट जो होगी वो है 2,64,000। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं दी गई थी, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी हमारे जो फिनिश्ड गुड्स है उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका क्लोजिंग स्टॉक, और ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हमने बस इक्वेशन यूज़ किया जो कि मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में दिया है आपके सामने। यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू यूनिट्स इन ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। 1600
प्लस 25,600 माइनस 3,200 इज इक्वल टू 24,000 यूनिट्स। तो ये जो 24,000 के यूनिट्स हैं वो 24,000 के यूनिट्स इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो यहाँ पर देखा कि हमारा जो प्रॉब्लम चलते आ रहा है, जो फॉर्मेट है उसमें से, मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट था उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई थी वो भी इक्वल आ गई है 24,000 टन्स की। तो उस हिसाब से हमने यूनिट्स हमारे 24,000 सोल्ड किए गए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकाल दी है। अब हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसके ऊपर हम दे देते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। तो हम ऐड कर देंगे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है उसे हमें बताया गया है कि वो है 75%, और वो 75 पैसे पर टन के हिसाब से हमें देने हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को 75 पैसे पर टन सोल्ड। अब कितने टन सोल्ड किया है हमने, ये अभी अभी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली कि हमने 24,000 टन्स यूनिट सोल्ड किए हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली हमारे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ आउटपुट के साथ। तो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो हम देंगे, नंबर 3 की जो वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर दी है, 24,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹18,000। यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो है 75 पैसे पर टन सोल्ड। पर टन सोल्ड में हमने इसे दिया है, और 24,000 के टोटल सेल्स हैं हमारे, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर दे दिया 18,000। अब जो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी वो है हमारी 24,000 टन्स की एंड 2,82,000 रुपीज़ की। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है। अब हमें सेल भी दिया हुआ है। अब जैसे कि सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमने निकाल दिया, सेल कितना हुआ है 24,000 टन का हुआ है। तो 24,000 के टन पर हमें जो सेलिंग देना है उसके लिए अब हमें अमाउंट लिखनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स की, वो है सेल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट की अमाउंट जो प्रॉब्लम में हमें बताई गई है 3,30,000 की। यानी कि हम लिख देंगे सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 24,000 यूनिट्स में जो कि टन्स में है, और 3,30,000 जो कि अमाउंट में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रॉब्लम में दी गई थी अमाउंट की, जिसे हमने एज इट इज यूज़ कर लिया है, और जो टन्स की इन्फॉर्मेशन थी उसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारे पास अब सेल्स प्राइस है, यानी कि सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें पता है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पता है, तो इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। तो हमारे सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 3,30,000 में से 2,82,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट जो है 48,000 रुपीज़ का। अब नेट प्रॉफिट तो हमने निकाल दिया, यानी कि कॉस्ट शीट तो हमने सॉल्व कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम में हमें एक और इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी जिसमें हमें बताया गया था कि नेट प्रॉफिट पर टन हमें निकालना है। अब नेट प्रॉफिट पर टन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन बनाना होगा। नंबर 1 में जो वर्किंग नोट मैंने दी है उसमें आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट पर टन के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टन्स सोल्ड हमें करना होगा। टोटल प्रॉफिट जो है वो है 48,000 का, और नंबर ऑफ टन सोल्ड जो है वो है 24,000 के। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 24,000 अमाउंट आ जाती है ₹2 पर टन, यानी कि नेट प्रॉफिट पर टन जो है वो है ₹2। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उस इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ कर लिया है, और उसे यूज़ करके हमने हमारी कॉस्ट शीट बना ली है। साथ ही साथ मैंने कुछ वर्किंग नोट्स भी दिए हैं जिसमें हमने यूनिट्स सोल्ड कितने हैं, कैसे निकाले, वो लिख दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का कैलकुलेशन भी दे दिया है, और नेट प्रॉफिट पर यूनिट का भी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वाला जो अलग प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा, और कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट प्रॉफिट, यानी कि जो कुछ भी इंटरनल एडजस्टमेंट्स होती हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए किस तरह से हमें हमारी फॉर्मेट को रिवाइज करना पड़ता है, किस तरह से हमें हमारी कॉस्ट शीट को यूज़ करना पड़ता है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट के ये सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ ये सारे प्रॉब्लम आपके स्टडीज़ में बेनिफिशियल अगर होते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे कॉस्ट शीट के और एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।